पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू करे हैं, बहुत तरह के सवाल पूछे हैं। तो आज मेरे साथ सुदीप है। सुदीप मेरा छोटा भाई है और सुदीप ने पीएचडी करा है आईआईटी हैदराबाद से फिजिक्स में। मेरा पीएचडी हो गया है जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में। तो आज सुदीप के पास बहुत सारे सवाल हैं और जो टफ सवाल हैं, क्योंकि सुदीप मेरी जर्नी जानता है, इनसाइड आउट सारी चीज़ जानता है। सारी चीज़ तो नहीं जानता, सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मेरे दोस्त लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन सुदीप का मन है आज बहुत सारे सवाल पूछने का, तो क्यों ना सुदीप के सवालों को टैकल करा जाए। तो सुदीप, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जैसे भी माहौल आप बनाना चाहें। हाँ बिल्कुल। तो मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, चूंकि मैं हैदराबाद में था और ये दिल्ली रहते थे। तो अभी हम लोग घर पे हैं, तो हमको ये मौका मिला है इनके साथ इंटरव्यू लेने का एक सीधा साधा मतलब ये है कि इन्होंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है, इनके भी इंटरव्यूज़ हैं इसमें, बट मैं इनके साथ ये मेरे सीनियर रहे हैं नवोदय में भी। मैं 6 में था तो ये 8th में थे, मतलब मेरे से 2 क्लास सीनियर हैं और घर में भी रहे हैं। तो मैं और सुदीप की पीएचडी मेरे से पहले हो गई है, मतलब इसका जो सबमिशन है लगभग मेरे 1 महीने पहले का है। मैंने 2 साल एमफिल किया है। लेकिन सुदीप 2020 में इनरोल था पीएचडी में। हाँ मैं और मैं 2019 में इनरोल था। तो बहुत बार होता है कि आप शुरू पहले करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिनिश जल्दी करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुदीप आप आगे बताएं। हाँ, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगा जो मतलब बहुत फैक्चुअल फैक्चुअल इन सेंस, मतलब बहुत ग्राउंड लेवल के होंगे, जो घर से रिलेटेड होंगे। और मोस्टली ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा आई थिंक, जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हमारे जैसा है। मतलब हमारा भी इतना अच्छा नहीं था। तो उन लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सपने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये मेरे से हमेशा 2 क्लास सीनियर रहे हैं और हमेशा से मेरे मोटिवेशन रहे हैं। हमेशा से मैं इनसे मोटिवेट हुआ हूँ, इनकी बातों से और इनकी जो जो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने नवोदय लाइफ से, चूँकि हम दोनों लोग नवोदय कौशाम्बी से पढ़े हुए हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपने एनडीए क्यों चूज किया? आप इतने अच्छे थे पढ़ने में, मोस्टली जो अच्छे लड़के होते हैं पढ़ने में वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जाते हैं, बीटेक करते हैं या तो एमबीबीएस करते हैं। आपने एनडीए क्यों चुन लिया था? इंडी चुनने का जो एक बड़ा है कि मुझे वो काम अच्छे लगते हैं जो कम लोग करते हैं। मतलब जो बहुत भीड़ जहाँ पे जाती है, तो एक पोयम नहीं है, द रोड नॉट टेकन, की जो रास्ते बहुत कम लोग लेते हैं। तो मेरे वक्त में मैं था और एक दोस्त है मेरा राहुल यादव, जो अभी मेजर है। दो लोग का था एनडीए करने का। और दूसरा रीजन था कि मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप आईआईटी इस वाली मार्केट में जाएंगे तो आपको कोचिंग के उन सबके पैसे देने पड़ेंगे, बीटेक के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे लगा कि यार वो जो मेरे कंडीशन के हिसाब से बेटर है। और बहुत बार होता है कि मेरी जो चॉइसेस हैं, वो रीजन जो भी हो, मतलब रीजन बहुत बार होगा कि जो अंडरग्राउंड होगा मैं नहीं रिवील करूंगा, लेकिन मैं उन चॉइसेस को बहुत कूल बना सकता हूँ। मतलब मैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो लोग करेंगे तो लगेगा यार ये कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बहुत लोग यूट्यूब करते थे, उनको लोग नज़र से देखते थे। अभी मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनमें से कम 50 लोग मैं ऐसे दिखा दूंगा जो यूट्यूब करना चाहते हैं। तो मेरे साथ है कि मैं कुछ भी पहनूंगा, कुछ करूंगा, लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं उसको बना दूंगा उस तरह से। मेरा ये स्किल है मेरे पास, जो थोड़ा सा अलग स्किल है कि मैं उस चीज़ को कूल बना सकता हूँ। तो चलिए, पहले सवाल का जवाब मिल गए हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप, मुझे जहाँ तक पता है, आप डीयू जाने के पहले, हिंदू कॉलेज जाने के पहले आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहते थे। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते थे। तो उसका क्या रीज़न था कि आपको, आपके पास मौके थे डीयू से बीए करने के लिए, हाई और बाकी स्टडीज़ करने के लिए, बट आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते थे, ऐसा? सिंपल, मेरा हमेशा फंडा होता है, क्योंकि ड्यू के बारे में मुझे उतनी जानकारी थी नहीं, होती चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो मैं इजी ऑप्शन ले रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं 3 सब्जेक्ट से बीए करूँगा फिर पढ़ के। और मेरा पढ़ने होने का सिस्टम अच्छा था। मैंने एनडीए भी खुद से निकाला है, पढ़ के पूरा का पूरा, खुद से सेल्फ स्टडी करके, नीट पेपर रख के। तो मेरा ये अच्छा है कि अगर मुझे कोई चीज़ करना है तो मैं करता हूँ। नेट जेआरएफ का है या कोई भी एग्जाम है, पीएचडी है, यूपीएससी है, मैं रेयर केस में कोचिंग और उन सब चीज़ों को करता हूँ। इसलिए मैं बहुत लोग को सजेस्ट करता हूँ। बहुत लोग को लगता होगा कोचिंग को नफरत है, क्या है, लेकिन मेरा है क्योंकि आप खुद के ऊपर मैं बर्डन नहीं बनाना चाहता। तो जैसे आप हैं कि बहुत बार आपको डीयू और एयू में चुनना है, तो अभी तो सबको पता है कि डीयू बहुत आगे है, वहाँ जाना बहुत अच्छा था। तो जिस वजह से मैं वहाँ जाना चाह रहा था वो बहुत लक वाला था। लेकिन यहाँ तो ये था कि घर के नज़दीक है, आप रहेंगे, आराम से कर लेंगे, मतलब कोई पूछे ना। क्या इसमें कुछ फाइनेंशियल फैक्टर था? हाँ, नहीं, फाइनेंशियल फैक्टर्स हमेशा होते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों की चॉइसेस में फाइनेंशियल फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन मेरा है कि बहुत बार आप फाइनेंशियल फैक्टर से कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन पूरे टाइम उसी चीज़ को डोमिनेट करके आप पूरा नैरेटिव बना दें। बहुत बार आप करते हैं कोई काम, वो ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज़ को आप रीजन बना दें, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए, वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। आप सेल्फ कर रहे हैं, हो सकता है कि पैसे की वजह से आप सेल्फ कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ करना आपकी पहचान का हिस्सा की पढ़ाई, यार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं, नहीं तो मैं कोचिंग करता हूँ। तो डबल माइंड में नहीं रहना है। आप जो भी करो उसको लेके कूल बनाओ यार, कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। तो वो चीज़ ठीक था। मतलब डीयू में भी जाना, शुरू में तो खर्चा लगता है कि आप यहाँ पे 1-1.5 हज़ार में रह रहे हैं, वहाँ 6 हज़ार मंथली लग रहा है, 7 हज़ार, मतलब अभी तो 15 हज़ार लगता है। लेकिन तब लगता था, तब मैं लाइब्रेरी का एक तरीका निकाला था कि मैं जितना, अगर 6 हज़ार 7 हज़ार मेरे लगेंगे मंथली, उतनी की मैं किताबें पढ़ जाऊँगा।
तो फिर आपका ब्रेन अलग तरीके, मतलब आपको खुद को कन्विंस करना होता है, अगर इन चीज़ों को वो करना पड़ेगा। अब पैसे से रिलेटेड सवाल नहीं होगा, ठीक है, आगे जो भी सवाल पूछना है दूसरे सवाल रखो, एक ही तरह के मैंने इतने पूरे सवाल उसी तरह के फ्रेम कर रखे हैं। क्योंकि मैंने उसको इसलिए फ्रेम किया है कि बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो हो सकता है उनको कुछ सीखने को मिल जाए, उनको कुछ सीख मिल जाए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है मेरा ये है कि आपके सपने थे यूपीएससी करने के लिए, जब यहाँ से आप गए थे बीए के लिए, तो उसके बाद आपका सपना था यूपीएससी के लिए, आपने ट्राई भी किया, बट आपने यूपीएससी को छोड़ करके इस अलग दुनिया में, मतलब कि यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, उसके पीछे क्या रीजंस है? 2-3 रीजन है। पहला है कि मैंने 2 बार मेंस लिखे और मैं लिखना एंजॉय नहीं करता हूँ। मतलब मैं बोलूँगा किसी को तो और लगेगा, लेकिन मैं बहुत कैजुअल हूँ। 2-3 एग्जाम तो सुदीप को ही पता है कि जहाँ पे मैं शुरू में जाता हूँ मेरा मूड करता है, लेकिन मेरा बाद में मन नहीं करता है। तो मैं 2 अटेम्प्ट जो दे रहा था उसमें मुझे एक चीज़ पता चली कि मैं लिखना बिल्कुल एंजॉय नहीं करता हूँ। मतलब बिल्कुल, मतलब कि 2 अटेम्प्ट देने के बाद अगर कोई इंसान बोले कि उसने एक मॉक टेस्ट नहीं लिखा, एक सही से आंसर भी नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं देखता हूँ वो लोग की कॉपी में इवेलुएट करता हूँ। उसके बाद मैंने जब कॉपीज इवेलुएट करी बड़ी बड़ी कोचिंग्स के साथ, ऐसे की और उन सब चीज़ों की, तब मुझे पता लगा कि मेरे नॉलेज में दिक्कत नहीं थी, मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था, नहीं तो अच्छे जाते मेरे एग्जाम्स, वो सारी चीज़ें। तो एक तो वो रीज़न था। दूसरा था कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। और तीसरा था कि जब आप बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और उन लोग को देखते हैं, फिर अलग अलग इशूज़ में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, फिर मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आए वो लोग, कि इतने कमज़ोर हैं कि अगर पॉलिटिक्स से कोई ऑर्डर मिला हुआ है तो आप किसी का घर गिरा देंगे, कोई बूढ़ी आ, औरत है या कुछ है, अनाथ बच्चे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। वो मेरे से नहीं हो पाता। मुझे ये पता था कि उससे भी पावरफुल लोग होते हैं, क्योंकि ये अंत में इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, घर वालों को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने देखा कि फ्रीडम नहीं होती। मतलब मैं कुछ पॉलिटिशियन को जानता हूँ कि जो पॉलिटिक्स में, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जिनका बहुत मन है पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन वहाँ पे है कि वो छोड़ नहीं सकते। तो मैं वही काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया कि चलो यूट्यूब करते हैं। अभी जैसे बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं जितने, वो ब्यूरोक्रेट्स और इन लोग से बहुत पावरफुल है, आम जनता को नहीं पता है, लेकिन मैं जिनके बीच में रहता हूँ मुझे पता है कि वो कैसे फ्रेमिंग करते हैं, कैसे वो वर्क करता है। तो मेरा था कि मुझे जो अच्छा लगेगा काम, जहाँ पे मैं इंजॉय कर पाऊंगा, जहाँ पे मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। मतलब अभी तक तो मुझे कोई नहीं बोलता कि मुझे माइक में क्या बोलना है, नहीं बोलना है। और दूसरा, मैं बोलना पसंद करता हूँ, तो वहाँ जाके फिर आप बोल नहीं पाएंगे, कितना भी करेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी वो सब यूज नहीं कर पाएंगे। और फिर ठीक है, मतलब मेरा है कि यूपीएससी करना एक डिसीजन हो सकता है, लेकिन यूपीएससी कब छोड़ना है वो जो सही समय पर डिसाइड करेगा, लाइफ में बहुत कुछ कर लेगा। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि इस देश के जो सबसे 50 महत्वपूर्ण लोग हैं, उनमें नाम निकालो, कितने यूपीएससी वाले हैं? बहुत कम है। बहुत कम है। तो ये समझो कि पार यूपीएससी से ही नहीं आती। वो एक तरीका हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग अभी भी कॉलोनियल मेंटेलिटी में हैं कि यार ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, माई बाप होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लाइफ देखोगी, अच्छी लाइफ हो सकती है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, और बहुत बार ब्लैक मनी है। इतना ग्लैमराइज मत करो। सीईओज जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग के फाउंडर्स हैं, वो लोग बहुत पैसा भी रखते हैं, बहुत फ्रीडम भी रखते हैं, उनका जहाँ मन करता है जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और उन लोग के पास उतनी फ्रीडम नहीं होती। तो मेरी चॉइसेस बड़ी लॉजिकल हैं। अभी बहुत बार मैं एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन 2 साल बाद आपको पता लगेगा कि मैंने यूपीएससी क्यों छोड़ा था, क्योंकि उस समय नहीं पता लगते। मेरे बहुत सारे डिसीजन उस समय वियर्ड लगते हैं। 2 साल पहले मैंने यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाते हुए क्यों छोड़ा था, वो उस समय सोचते तो नहीं समझ में आता, लेकिन अभी बैठ के आदमी देखता है तो उसको पता लगता है कि जिस कोचिंग में पढ़ा रहा था उससे ज़्यादा व्यूज़ तो मेरे हैं अभी। तो वही है कि सिंपल है कि आप अगर सारी दुनिया चाहते हैं तो आपको अपना जहाज छोड़ना पड़ेगा। ओके ठीक है, फिर आपने बीए किया, बीए के बाद एमए किया, एमए के बाद एमफिल किया, आपने पीएचडी भी किया। तो कैसी रही आपकी जर्नी, पीएचडी की जर्नी आपकी कैसी रही, वो भी जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में? तो आप, मेरा है कि बहुत बार लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं जेएनयू को लेकर, उन चीज़ों को लेकर। मैं भी पसंद करता हूँ चीज़ें, मैं बहुत बार डिफेंड भी करता हूँ, लेकिन मैं वो फ़ैन वाला नहीं हूँ कि वाओ मतलब यही जगह है, मैं पूरे टाइम इसी में रहूँगा। मैं बाहर निकलता था, वो रहता था। पीएचडी मेरे लिए थीसिस और उसके बियॉन्ड खुद को समझने का एक जरिया है। इस पीएचडी में जब मैं इंटर कर रहा था तो मैं यूपीएससी करना चाह रहा था। मैं मेंस भी लिख रहा था शुरुआती 2 साल 2.5 साल में। कोविड भी आ गया, सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू करा, काम उस तरह से करना शुरू करा। उसके बाद यूट्यूब पे काम करना शुरू करा। मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करता हूँ, अगर किसी को लग रहा है। मेरा सबसे अच्छा स्किल वही है। मतलब जिस दिन मैं पॉलिटिक्स वाले काम करूँगा उस दिन आपको पता लगेगा कि मैं कितना डेंजरस हो सकता। तो मेरा है कि अब मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ कि ये जो शर्ट पहनी है, 5 साल पहले शायद इस तरह की प्लेन शर्ट पहनना मुझे पसंद नहीं था, तो अभी पसंद है। सुदीप को पसंद है, प्रदीप को पसंद है, अलग अलग तरीके से लोगों को पसंद है। तो मैं वो थोड़ा सा आगे का दिमाग लगा के चलता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो मुझे इंजॉयमेंट था। पीएचडी लाइफ क्या होती है, आपको एक अच्छा कैंपस मिलता है, रहने को मिलता है, और खाना तो मैं उतना पसंद नहीं करता हूँ, मेस में थोड़ा सा आपका वो होता है। लेकिन ओवरऑल तो जेएनयू बहुत अच्छी जगह है। मतलब जिनको भी मौका मिलता है सोशल साइंसेस में करने का, वो लोग करते हैं। सो बहुत सारे आपके ऑडियंस का मतलब सवाल ये है कि पीएचडी तो हो गई, अब पीएचडी की बात क्या?
मतलब पीएचडी के बाद आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे? बहुत सारे ऑडियंस आपकी ये जानना चाह रही है, तो आप उसका जवाब देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। देखो एक चीज़, दो तीन चीज़ें हैं कि फ्यूचर, क्योंकि मैंने एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में एमफिल किया हुआ है और मैं बहुत अच्छा था उस प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग में। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग भी गेस करते हो ना, आप लोग से ज़्यादा बेहतर जॉब मार्केट का अंदाज़ा मुझे होता है। मतलब ये एकदम क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैं आगे थोड़ा सा प्लान कर पाता हूँ। दो तीन ऑप्शंस तो मेरे पास हैं खुला खुला। एक तो है मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँगा क्योंकि मेरा पीएचडी अभी हो जाएगा तो वहाँ पे। दूसरा है मेरा मन करेगा तो मैं पोस्ट डॉक के लिए बाहर भी जा सकता हूँ। फिर मेरा मन करेगा पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पे अपना फॉर्म डालने का। एक दोस्त है जिनके साथ हमने शुरू भी करा है। और यूट्यूब तो मैं करूँगा क्योंकि ये काम जो है जिससे इतने लोग कनेक्टेड फील करते हैं। मतलब बहुत बार आपको सारी चीज़ें पैसे में नहीं मिलती, बहुत बार आपको दुआओं में मिलती हैं, लोग उस तरह से याद करते हैं और उन पर लीगेसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मुझे हो सकता है कि मैं कुछ काम करके, मतलब बहुत बार मेरे पास वो कोलैबोरेशन के ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे होता है कि वो हो सकता है कि काफ़ी पैसा पे कर दें, फिर मुझे वो बोलना पड़ेगा जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो बहुत बार वो आपको स्किप करना पड़ता है। पैसे के तरीके तो बहुत निकल आएंगे। अभी मैं बहुत सारे काम करता हूँ जो वो लोग का होता है कि आप पैसे कैसे कमाते हैं। तो जेआरएफ था, यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता था, अभी भी मैं फ्रीलांस कर देता हूँ। तो अगर मेरा मूड है तो सुबह से लेकर शाम तक मैं 4-5 कॉपी चेक कर दूंगा और पर कॉपी के लगभग 800-900 रुपये मिलते हैं। और वो मैं ऐसे बैठे बैठे इन लोग से बात करते करते भी इवेलुएट कर देता हूँ। या अगर मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट वाले रोल में आता हूँ तो मैं, हो सकता है कि आधे घंटे की मीटिंग के लिए 10,000 रुपये 15,000 रुपये चार्ज। तो वो सब अलग अलग तरीके हैं। मैं तो एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ट्रैवल करना, वीडियोज़ बनाना। और यूट्यूब बहुत अच्छी जगह है अपनी बातें करने के लिए और अपना वो करने के लिए। बाकी मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं और वो इस वजह से है क्योंकि मेरे पास पीएचडी है, कि वो करते करते उन चीज़ों को लेके। सो ये तो मेरे क्वेश्चंस थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लोगों के भी होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कौन कौन से सवाल इनसे पूछा जाए और ये उनका रिप्लाई देंगे, या तो फिर ऐसे कोई और नई वीडियो बना के उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आपके पास जितने सारे सवाल हैं आप इस कमेंट में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और बहुत सारे जितने भी मेरे कमेंट्स होते हैं, मेरे भाई मेरे पेरेंट्स वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। अगर इन लोग के लिए भी कोई मैसेज है तो आप मैसेज भेज सकते हो। बिल्कुल। और और कमेंट्स में आप किसी बात से डिसएग्री भी कर रहे हैं तो उसको आप पोलाइट वे में या कर सकते हैं। मतलब ऐसे वे में नहीं करना है कि पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी खराब लगे। नहीं नहीं, अगर आप बदतमीजी करोगे तो मेरा सिंपल फंडा है कि अगर मेरे से कोई बदतमीजी करता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ। इन लोग का होता है कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। क्योंकि जितने लोग बदतमीज़ होते हैं वो तमीज़ से कभी नहीं मानते। ये मेरा सिंपल सा है। आपको ज़्यादातर वक्त तमीज़ में रहना है, लेकिन जो लोग थोड़े बदतमीज़ होते हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो बहुत डरपोक लोग होते हैं। और वो लोग बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास शब्द नहीं होते। जैसे मुझे आपको डैमेज करना है, किसी को डैमेज करना है, मैं उसको 3-4 सेंटेंस बोल दूंगा, वो अपने आप डैमेज हो जाएगा। तो वो आपके शब्दों की कमी दिखाता है। तो अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मैं भी ऐसे ट्रोल रोस्ट वोस्ट करने में मुझे आता है मज़ा। तो बहुत बार शरीफ रहता हूँ वीडियो बनाते समय। तो कमेंट वमेंट में उल्टा सीधा करोगे तब तो बहुत है कि मैं कुछ ना कुछ कमेंट करूँगा जहाँ पे आपकी आत्मा हिल जाएगी। और अगर 1-to-1 आप करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ हैं या बहुत डिबेट करना चाहते हैं, तो मैं तो पैसे लगा के भी डिबेट करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। पॉलिटिकल इशूज़ है, कोई भी इशूज़ है, उसमें भी एक नया प्रोफेशन हो सकता है कि आप ओपन चैलेंज करें, फिर उसमें 50,000 लाख रुपए लगा के करें। तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ठीक है, डिसएग्री करना है, डिबेट करना है, तो पैसे लगा के कर सकते हैं। बस एक बार नाम और मेरा प्रोफाइल पहले डीयू का और जेएनयू का चेक कर लेना कि क्या नाम है मेरा, उसके बाद करना। नहीं तो फिर घर वालों को मत बोलना कि यहाँ पैसे डूब गए। तो इसी तरह की वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे। आपका काम है ऐसे ही कमेंट करना, नई नई चीज़ें बताना। और एक वीडियो हम सुदीप के साथ भी रिकॉर्ड करेंगे पीएचडी लाइफ के बारे में, बाहर जाने के बारे में। तो इसी तरह की वीडियोज आते रहेंगे। अभी 1 लाख हो गए हैं तो हम कुछ ना कुछ कोर्स भी प्लान कर रहे हैं। सुधीर के पास भी अभी 1-1.5 महीना है यहाँ पे इंडिया में, तो उसके साथ भी देखते हैं कौन सा कोर्स वो पढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। और मेरा गोल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और कोई भी मैसेज आपके पास है, वो जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई ना कोई, मतलब ये रिप्लाई करेंगे तो ठीक है, हम रिप्लाई करेंगे तो ठीक है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, उन लोग को भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, तो वो लोग भी आपके क्वेरीज का रिप्लाई दे देंगे। तो हो सकता है उससे आपको फ़ायदा पहुँच। और मेरी गैंग के जितने मेरे क्लोज दोस्त हैं सब अच्छा पढ़ने में भी ठीक ठाक लोग हैं और अच्छे जवाब देते हैं। तो बहुत बार उनको बोल दूंगा, उनका एक्सपर्टीज़ होता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। मेरे पीछे जो है वो नीम का पेड़ है, ये बचपन से ही हम लोग इसी के नीचे पले बढ़े हैं। तो ये हेल्दी भी होता है, वो लोग का कहना है। थोड़ा रिस्की भी होता है कि वो जो लाइट वाला वो होता है उसमें, लेकिन ऐसी वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे। ये वीडियो ऐसे कैजुअल हम लोगों ने शूट करा है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं इस तरह की बातें। इस वीडियो में इतना ही।